अरे मेरी दुम में कांटा फंस गया रे, कोई है जो मेरी मदद कर दे। कि ये बंदर है पुरानी दिल्ली ओ का, जो रहा करता था पुरानी दिल्ली गली हनुमान वाली में। अच्छा। जी हाँ, गली हनुमान वाली में रहता था। अब बेचारा बंदर एक दिन अपने घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो गया, बहुत ज्यादा। उसे समझ ना आए कि हाँ। आखिर मैं करूं क्या। और तब उस बंदर ने सोचा कि क्यों ना आज बाड़ी घूमने जाया जाए। तो सर मैं ये जानना चाह रही थी कि किस तरह से इस पूरे का पूरा जो आप ये तैयार करते हैं ये किस्सा, इसमें कितनी मेहनत लगती है, देखिए कैसे प्रिपेयर आप करते हैं? जैसे कि आपने अभी देखा कि हमें एक रिसेंटली टॉपिक मिला है G20। तो SRDCC शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, जिससे अब मोनाली वहाँ एज ए प्रोफेसर हो गए, आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट, इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी। उन्होंने हमें एक टॉपिक दिया कि दिल्ली के अंदर G20 होने जा रहा है और हमें दिल्ली के लिए लोगों को बताना है कि आसान तरीके से उनको दिल्ली की स्टोरी टेलिंग भी हो जाए, किस्सा गोई भी हो जाए और हमारा मैसेज भी उनको दिल्ली तक पहुंच जाए। लेकिन उनको तरीका समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया। तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे पुरानी दिल्ली के ऐसे मशहूर किस्से हैं, बाज़ारों को लेकर, गलियों को लेकर। तो हमने ये जो बंदर वाला किस्सा है, हमने अपने आइडियाज़, क्योंकि हमारे पास दादी नानियों के मुहावरे, कहावतें, नुस्खों पे बहुत कुछ मटेरियल अवेलेबल था। तो ईशा और हमारा आपस में डिस्कशन हुआ। ईशा ने सजेस्ट किया कि हम क्या करें ईशा। मैंने ईशा से सवाल पूछा तो ईशा ने उस वक्त मशवरा दिया। हमने सोचा कि क्यों ना, क्योंकि हमारा मकसद ही ये है कि हम पुराना जो ट्रेडिशन है उसको कैसे आने वाली जनरेशन तक पहुंचाए, उसको कैसे जिंदा रखा जाए। तो एक नया बनाने से बेटर है कि जो हमें जो पुराना दादी नानी से मिला है, हम उसी के अंदर उस कंटेंट को लेकर आए। तो जो हमारी रिवायत है या जो हमारे पुराने किस्से हैं वो तो लोगों तक पहुंचेंगे, उसके साथ साथ जो हम 7 सिटीज़ के बारे में या G20 का जो ऑब्जेक्टिव है 7 चीज़ों को लेकर काम करना, तो हम उस कंटेंट को अपने किस्सों के माध्यम से उन तक पहुंचा पाए। तो वो लोटस उनका थीम था। हाँ, उनका जो लोगो है तो उसमें वो लोटस की 7 पेटल्स है। 7 पेटल्स को उनका एक थीम है 7 चीज़ों को लेकर। तो हमने उसके अंदर 7 सिटीज़ को जोड़ने का ट्राई किया कि 7 सिटीज़ को हम उसके थ्रू कैसे बता सकते हैं। हमारे पास और बहुत सारे आइडिया हैं, एक यही आइडिया नहीं है G20 के लिए हमारे पास। तो ऐसे ही हमें अगर कोई टॉपिक स्कूल से मिल जाए तो किस्सा गोई का सबसे बड़ा स्कोप क्या है, क्योंकि किस्सा गोई को मैं एक जिक्र करके जोड़ना चाहता हूँ। किस्सा गोई का एडवांटेज ये था कि आज़ादी के टाइम पे अंग्रेज़ों ने इसको बैन कर दिया था। वजह ये जो बचपन के जो आप खेल देख रहे हैं ना, उसमें तराने और नगमे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो बच्चे क्या करते थे, छोटी छोटी गली मोहल्लों में चीज वाला, बाजार वाला मैं घूम, शाही कितनी डालूं चुन्नी सी, पानी कितना डालूं बहुत सारा, कौवे रे कौवे शाइला, दूध की मलाइला, आधी तेरी आधी मेरी, तू मर जाए तो सारी मेरी। तो ये जो इस तरह के खेल थे ट्रेडिशनल, जो बचपन में हम खेला करते थे, ऊंच नीच का फावड़ा, घोड़ी कच्ची या पक्की। घोड़ी कच्ची या पक्की अगर आज बच्चों से अगर पूछ लो तो उनको यही नहीं पता होगा कि घोड़ी कच्ची या पक्की क्या होती थी। घोड़ी कच्ची या पक्की के अंदर क्या होता था, यूं आप यूं झुक जाइए और एक साथ एक पुल बना लेंगे और फिर पीछे से एक भागता हुआ आएगा, उस पर एक चढ़ जाएगा, फिर दूसरा आएगा उस पर चढ़ जाएगा। तो एक दूसरे पे चढ़ते रहेंगे जिससे कि वो बैलेंस हो। फिर पूछेंगे घोड़ी कच्ची या पक्की, पक्की, घोड़ी कच्ची या पक्की। तो ऐसे बहुत सारे खेल थे जो वक्त के साथ वो खेलने के तरीका, फिजिकल एक्टिविटी वाले, वो सब खत्म हो गए। तो हम क्या कर रहे हैं, वो जो आजादी के टाइम पे बंद हुई चीजें थी, जो अंग्रेजों ने, क्योंकि उससे क्रांति पैदा हो रही थी बच्चों में, बड़ों में। और किस्सा गोई एक ऐसी फॉर्म थी जो बच्चों के साथ साथ आम लोगों के बीच में करखंदारी जुबान, यानी कि कारखानों में, गली मोहल्लों में, जैसे पठान का बच्चा है, जो भी जामा मस्जिद की चौक पर, अलग अलग जगहों पे बाजार वाले घूम घूम के आवाजें लगाने वाले, उनके बीच में भी किस्सा गोई के जरिए ये सब चीजें चलने लगी।
तो ऐसे ही हमने G20 के अंदर, क्योंकि ये फॉर्म बंद हो गई थी और मुझे जहां तक पता, मेरे दादा लास्ट परदादा जो थे, दादा तक ये पहुंचा, मेरे वालिद ने इसको कंटिन्यू नहीं करा। उसका रीजन ये था कि पेशे में इनको थोड़ा नीचे हिरकत बढ़ी या निचली नजर से देखा, इनको अलग अलग, ये तो भांड है, समझना, मजाइया है, इनको अलग अलग नामों से चिढ़ाया जाने लगा था, जिसमें से एक नाम ही पड़ गया इनका गधे वाले। गधे वाले मुल्ला नसरुद्दीन से मशहूर है। तू तो है ही गधा, गधों वाली हरकतें करता तू, है गधोड़ी है। तो शेख चिल्ली मशहूर हो गया, मुल्ला नसरुद्दीन मशहूर हो गया, उनके किस्से मशहूर हो गए। तो इस वजह से किस्सा गोई को थोड़ा निचली और इसमें थोड़ा गाली गुफ्तारी और ये वाली और दास्तान, जैसे कि आप जानते हैं अदब वाली जुबान थी, तो इस जुबान के ऊपर नज़रअंदाज किया जाने लगा और धीरे धीरे इस पर कोई डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं हुई। इस वजह से ये पीछे रहती चली गई। इरशाद, आपने जिक्र किया कि आपके जो वालिद थे, हाँ, तो मतलब आपके जो परदादा और दादा थे उन तक ये चीज थी, हाँ, ये जो ट्रेडिशन था। हाँ। फिर आपने मतलब आपकी ओर से इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई? क्यों आपको इसका ख्याल आया कि हाँ मुझे अब ये करना? दो बातें हैं इसमें। एक मेरी खुद की अपनी ज़ाती ज़िंदगी, पर्सनल मेरे साथ गुजरा। दूसरा, मुझे थिएटर के लिए एक अच्छे उस्तादों का और इंस्टीट्यूटों का मिल जाना। उसका क्रेडिट मैं यहाँ से अपने पर्सनल किस्से पे जाऊँगा। मुझे एक तरफ डॉक्टर आशीष घोष, जो कि कथा वाचन में, जो बंगाली कथाएं हैं, जिसे हम इस वक्त इंटैक्ट कहें या यूनेस्को की तरफ से ना दुर्गा पूजा को इंटेंजिबल हेरिटेज के अंदर काउंट किया गया है, और वो उसी दुर्गा पूजा को कथा वाचन स्टाइल के अंदर सुनाया कर, जिसे हम धार्मिक कथाएं कहते हैं। तो मैं उनके साथ रह गए नेशनल बाल भवन के अंदर, ऐसे बचपन में ही उनके पास आके जुड़ गया था। और एक रामदयाल शर्मा थे जो नौटंकी पे काम किया करते थे बाल भवन के अंदर ही। तो रामदयाल शर्मा वो भी पद्मश्री हो गए अब। तो अच्छी बात ये हुई कि एक तरफ मैं बहरूपीय फॉर्म मुख अभिनय, जिसे हम साइलेंट एक्टिंग कहते हैं, पद्मश्री निरंजन गोस्वामी। तो मुझे 3 डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में समझने का, सीखने का बचपन में ही मौका मिल रहा था। और दूसरी तरफ मुझे हमारे दादा, जो हम छोटे थे तो हमें कुछ चीज़ें बताते थे और हमें वो छोटी छोटी धुंधली यादें थी, और हमारे वालिद इसके बारे में बताते थे। अब आते हैं मेरे पर्सनल वाक्य पे, क्यों किस्सा गोई और ये सब आपस में आके जुड़ने लगी। ये भी एक किस्सा है। मैं जिस कबीले से ताल्लुक रखता हूं उसको गधेड़ी वर्ड से इंट्रोड्यूस किया गया। ओबीसी के अंदर 22 नंबर के अंदर मंडल कमीशन में 22 नंबर पे गधेड़ी वर्ड बोल दिया गया। गधे, गधे वाले, गधोड़िए, टांगे वाले। तो मुझे ये बात कहीं हर्ट करती थी। और आप जैसे बचपन में आपकी कोई चिढ़ निकालते हैं, आपके नाम से ना बुला के आपको उससे बुलाया जाए, तो मुझे ये परेशान करता था कि हमें गधे वाले क्यों कह रहे हैं। तो ये मुझे कहीं ना कहीं बहुत हर्ट करता था। फिर पता चला कि मैं जब दादा के पास सीख रहा था इधर, आपको जैसे मैं रामदयाल शर्मा के पास, तो वहां मुझे एक रोल मिला और मेरी जुबान का तलफ्फुज जो था वो मैं नहीं निकलता था। मैं इतनी देर से बोल रही हूं, तेरे समझ में नहीं आ रही है। तो मुझे एक रोल मिला, मैं हूं हैवान वर्ड ना, मैं हूं हैवान। तो मेरे उस्ताद कहें, आशीष दा बेटा मैं नहीं मैं, क्या मैं नहीं मैं, सर जी यही आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं है आ रहा है। तो जुबान, तो मेरे दोस्तों ने गधेड़ी वर्ड से पीछा छुड़ा था, तो दिल्ली 6 नाम पड़ गया, क्योंकि दिल्ली 6 में ये जुबान बोली जा रही थी। आ रही है ना जा रही है, इतनी देर से बकवास किया जा रहा है, बोले जा रही हूं, तेरे समझ में नहीं आ रही है। तो ये एक समझ, तो दिल्ली 6। अब ये दिल्ली 6 क्या है, इसको समझने के लिए मुझे एक और प्रोसेस से गुजरना पड़ गया कि पहले गधेड़ी से किस्सा नहीं छूटा, गधे टांग के किस्सा शेख चिल्ली और मुल्ला नसरुद्दीन से, अब ये एक और किस्सा मेरी जिंदगी में थिएटर से आ गया। इसी दौरान पर मुझे धीरे धीरे एक तालीम मिलती गई। मैं चिल्ड्रंस थिएटर में काम कर रहा था, अलग अलग स्कूलों में, इंस्टीट्यूट में। तो निरंजन दा ने, जब मैं मुख्य अभिनय सीख रहा था, तो एक टैलेंट नाम से हमें एक संस्था बनाने की सपोर्ट मिली। वहाँ पे ईशा जुड़ी और मेरे और साथी जुड़े। तो जुड़ते हुए हमने टैलेंट की जब शुरुआत की और कई लोग जुड़ते गए, तो हमने पुरानी दिल्ली अपना दायरा चुना और सोचा क्यों ना वही आर्ट फॉर्म जो खत्म हो गई है किस्सा गोई, उसको बचाने के लिए एक नजरिया रखा। फिर ईशा, बाकी लोग मिलते चले गए, हमने एक रिसर्च वर्क किया और असली हकदार रिसर्च की ईशा भार्गव है। आज टैलेंट में अच्छे बुरे वक्त में जो भी डॉक्यूमेंटेशन है
वो ईशा भार्गव ने की है, इसका हकदार ईशा है। हाँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, टैलेंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मैं अपनी जाती जिंदगी से, यानी कि एक तरफ सीख जरूर रहा था अच्छे उस्तादों से, लेकिन मेरे अपने आप से सवाल थे कि हम गधेड़ी कौन है, ये किस्सा गो कौन हुआ करते थे, हमें मेरी जुबान ऐसी क्यों है। फिर तब पता चला कि किस्सा गोई तो अपने अंदर ही एक आर्ट है जिसको बचाया जा सकता है। तो हमने 100 साल के इंटैक्ट गए, इंटैक्ट में पता चला कि उनमें एक बहुत पुरानी किताब है, पुरानी दिल्ली का हम मैप बना रहे थे। हमें कुछ और इंस्टीट्यूट ने ऑब्जर्व किया कि यार ये कुछ अच्छा काम, वहाँ पे नारायणी मैम थी, उन्होंने हमारा नक्शा देखा, कल्चरल मैपिंग करने लगे, इससे पूरे शहर को समझने का मौका मिला। 100 साल पहले उनकी नज़र से दिल्ली क्या थी और अब की दिल्ली क्या है, 2000 की बात कर रहा हूँ मैं। 2000 से उस वक्त जो 100 साल की बुजुर्ग थे, हम उनके इंटरव्यू लेने लगे। जब इंटरव्यू लेने लगे, इसी दौरान पे ईशा के साथ स्कूलों में वर्कशॉप ले रहा था, वहाँ ईशा से मुलाकात हुई, तो ईशा हमारे साथ जुड़ गई। तो वो जो बुजुर्गों से जो स्टोरी कलेक्ट कर रहे थे हम, तो ईशा के फ्रेंड्स वो आगे बताएगी कि क्या वो किस तरह से क्यों जुड़ती चली गई। ये अगला किस्सा है ईशा का। ईशा से मेरा यही सवाल आने वाला था, उन्होंने इसको ऐड ऑन कर दिया। ईशा, आपकी किस्सा गोई के साथ जो जर्नी है वो कैसे शुरू हुई? किस्सा गोई देखा जाए तो मुझे भी नहीं पता था किस्सा गोई, बट ये भी एक मज़ेदार किस्सा है। जैसे कि सर ने बताया कि वर्कशॉप चल रही थी और मेरी मुलाकात तब सर से हुई थी। पढ़ाई में मेरा भी कुछ खास मन नहीं था, थोड़ा बहुत हाँ, मतलब इतना था कि पढ़ना है। फिर आगे सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे होते चले गए, फैमिली में मदर की डेथ हो गई, स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए, बहुत कुछ एक साथ हो गया। अब उस टाइम पे फिर समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तो फिर जब सर हम लोगों के स्कूल में आए थे, हम लोगों का एनुअल डे डिज़ाइन किया था सर ने। तब सर ना सबको अपना एक कार्ड देकर गए थे कि तुम्हें कभी भी लगे तो मुझसे मिलना। तब वो कार्ड मिला मुझे और फिर मैंने कहा चलो अब कुछ नहीं है करने को, सर के पास ही चलते हैं। उस टाइम पर कुछ वहाँ पर कोर्सेज़ वगैरह भी सिखाए जाते थे, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना कंप्यूटर कोर्स सीखा जाए, आगे कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो फिर ये मेरा किस्सा यहाँ से शुरू हुआ। मैंने वहाँ जाके कंप्यूटर सीखा, फिर धीरे धीरे किस्सा गोई के बारे में जानने को समझने को मिला। तो ऐसे ही एक बार सर ने पूछ लिया तुम जहाँ रहती हो तुम्हारा किस्सा क्या है वहाँ का, तुम्हारी गली का। मैं कहा मुझे नहीं पता, बस नाम पता है वैदवाड़ा है। तो तब ये सवाल आया दिमाग में कि हाँ हम जहाँ रहते हैं हमें एटलीस्ट उसके बारे में पता होना चाहिए, कि हम जहाँ रहते हैं हमें अपनी हिस्ट्री ही नहीं पता कि इस गली को क्यों बोला जाता है वैदवाड़ा। तो वैदवाड़े का किस्सा तो समझ में आने लगा। फिर एक दिन अचानक ऐसे ही अपने दादाजी से पूछने लगी कि पता चला बातों ही बातों में कि हम जिस पर्टिकुलर गली में रहते हैं उसको गली गनगौर वाली कहते हैं। अब उसको गली गनगौर वाली क्यों कहते हैं? वैदवाड़े के अंदर एक और गली है, एक पर्टिकुलर एक गली जिसमें हमारा घर है उसको गली गनगौर वाली कहते हैं। तब मुझे पता चला कि मेरे दादाजी ही यहाँ पर राजस्थान से गनगौर पर नाच कराते थे, इसीलिए इसको गली गनगौर वाली कहते हैं। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स निकलते गए और मुझे मज़ा आने लगा कि मतलब ये कितना अच्छा है कि हमें अपनी हिस्ट्री हम ऐसे भी जान सकते हैं। और एक दूसरा ये था कि ना बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखनी थी। अगर हम लैंग्वेज को लेकर बात करें, बहुत सारी चीज़ें याद नहीं होती। अब जैसे हिस्ट्री है, कोई मुझसे ऐसे पूछता 7 दिल्ली तो मैं नहीं बता पाती, बट वो किस्से के थ्रू याद हो गई। ऐसे ही कभी दिल में आया कि उर्दू भी सीखनी चाहिए, तो एक हमारी बिल्ली का बड़े मज़ेदार किस्सा था। तो मैंने सोचा कि यार उर्दू कैसे सीखूँ मैं, अब समझ नहीं आ रहा मुझे। तो मैंने वो उसके अंदर अलिफ बे पे ते से जितने भी अल्फ़ाबेट्स थे वो मुझे फटाक से याद हो गए, उल्टा मैं लोगों को याद कराने लगी। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एलिमेंट रहा। भार्गव जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ जुबान को जात और धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता, और भार्गव ने ये मिसाल कायम करके दिखाई। और ऐसे उर्दू ज़बान में जैसे बहुत सारे उर्दू के अंदर ब्राह्मण क्या इस तरह से बहुत सारे लोग थे जो पुरानी दिल्ली के अंदर लिखा करते थे, जिसे हम उर्दू बाजार के नाम से जानते हैं, जो लोग नहीं जानते, जिसे हम हिंदुस्तानी जुबान कहते हैं, सॉरी कहते हैं। मतलब ये ना मुझे भी बाद में समझ आया कि ये हिंदुस्तानी ज़बान है। जब मैं इस पर काम भी कर रही थी ना, तो मुझे भी बहुत लोगों ने बोला तू उर्दू सीखेगी, ये तो मुसलमानों की ज़बान है। तो फिर धीरे धीरे इसको देखते गए, समझते गए, तो पता लगा ये मुसलमानों की ये तो ज़बान नहीं है, ये हमारी हिंदुस्तानी ज़बान है। ये हम लोग मतलब सुनने में इतनी मिठास, इतने अच्छे अच्छे उसके। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं इस अदब को सीखने के लिए, इस ज़ुबान को सीखने के लिए मैं पाकिस्तानी सीरियल्स और पता नहीं क्या क्या देखती हूँ कि इतनी मिठास है इस ज़ुबान में। बिल्कुल बिल्कुल।
तो तभी मेरा ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। फिर मैंने उसके बाद स्क्रिप्टिंग का काम शुरू किया कि जो हम, जैसे सर ने बताया कि हम 100 साल के बुजुर्गों के पास जाते थे और उनसे कलेक्ट करते थे। अब कलेक्ट तो कर लिया, अब उसको प्रेजेंट कैसे करें, तो फिर उन किस्सों को अपने किस्सों के साथ पिरोना शुरू किया। तो उसमें ही ये आइडिया निकल कर आया कि नया क्यों, जो पुराना सुना है उसी में इसको पिरोते हैं। तो ऐसे वो किस्से बनते चले गए, कभी दिल्ली पे सुनाया, कभी पुरानी दिल्ली पे, कभी खान पान पे, जायकों पर, ऐसे मज़ेदार किस्से बनते गए और अभी ये सिलसिला ऐसे ही जारी है। बिल्कुल। इसके अंदर बस हमने क्या करा, कथावाचन के कुछ टेक्निक्स का किस्सा गोई के अंदर जो रिफॉर्म किया हमने, कथावाचन और लोक कथाएं, मतलब उनको कहने का तरीका क्या क्या होते थे ना, उसको हमने अडॉप्ट किया। वो बैठकर भी सुनाया जा सकती है, चलते फिरते भी सुनाई जा सकती है, एक इंसान भी सुना सकता है और दो लोग मिलकर भी सुना, और समूह में हम सब मिलकर भी, जैसे मैंने आपको जोड़ा, समूह में भी सुनाया जा सकता है। तो इसको चबूतरे पे बैठ के, पुराने ज़माने में जैसे दादी नानी घर में बैठी हैं, कुछ छील रही हैं, काट रही हैं, अचार डाल रही हैं, उस वक्त वो जो हमने उन्हीं चीज़ों को अडॉप्ट कर अपनी इस किस्सा गोई को दोबारा से परोसने की और पिरोने की कोशिश की है। और इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ क्या है जो ईशा से मुझे उस दौरान पे मिली, ईशा जिस हिस्से में रहती है, शहर को हम 4 भागों में हमने बांट रखा है। पुरानी दिल्ली में, शहर का मतलब पुरानी दिल्ली से कह रहा हूं, पुरानी दिल्ली को हमने 4 से 7 भागों में बांटा। मेन में 4 भागों के बारे में इसलिए बता रहा हूं। ईशा जहां रहती थी वो एलिट क्लास, जो अमीर, वैद, हकीम, जो ऊंची लोग थे वो सब वहां, और रिहाइश का मतलब जो तुर्कमान गेट की तरफ वो तबका वो था जो लोअर लेबर क्लास, तो मैं उनमें से था। तो इनके जो दादा थे, ये जो हमने अभी किस्सा सुना, मैं किस्से के अंदर किस्सा जोड़ के इसलिए बता रहा हूं कि गलियों के किस्से कैसे निकले और एक टंग ट्विस्टर का किस्सा, जुबान तोड़ का किस्सा कैसे निकला, उसकी एक मिसाल। ईशा का खानदान जो है वो आजादी के टाइम पीरियड पर एक बहुत बड़ा योगदान रखने वालों में से है। ये बुजुर्गों से हमने जाना जो आज ज्यादातर लोग नहीं जानते। आईटीओ नाम सब जानते हैं, लेकिन उस आईटीओ का अपना एक नाम है जो हम ज्यादातर नजरअंदाज कर जाते हैं। आईटीओ बोलेंगे, लोकेशन में सबको मिल जाएगा, लेकिन उस चौक का नाम है रामचरण अग्रवाल चौक। जिस चौक के ऊपर यह नाम है, उस जगह की गली का, मोहल्ले का नाम है, ज्यादातर पराठे वाली गली लोग जाते हैं। उस पराठे वाली गली के अंदर एक और गली है जिसका नाम है नौघरा। नौघरे के अंदर वो रहा करते थे रामचरण अग्रवाल जी। रामचरण अग्रवाल जी का किस्सा ईशा की फैमिली के साथ क्या है, कहते हैं ईशा के जो परदादा थे, दादा जो थे, क्या नाम था उनका, गोपाल दास भार्गव। गोपाल दास भार्गव जी उनके करीबी दोस्तों में से हुआ करते थे, और बाद में उनके बेटे यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर जयप्रकाश अग्रवाल, जो कि काफी पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे, और कई उसके पीछे भी टाउन हॉल, उसके मजेदार किस्से हैं। आजादी के टाइम पीरियड पे वहां पे गांधी जी कैसे आए, इंदिरा गांधी जी कैसे आई वहां पर, तो बहुत सारे उस नौघरे से जुड़े हुए क्रांतिकारियों। तो कहने का मतलब यह, किस्सा गोई के जरिए हमें इतने तरीके से चीजों को जानने का, समझने का मौका मिला, शहर को देखने का और शहर को सुनाने का तरीके को समझने का मौका मिला। और एक सबसे अच्छी बात क्या है कि आज हमने इसको कई कैटेगरी में डिवाइड किया, फिर जिसमें हम बात कर रहे हैं पहनने ओढ़ने की, हम बात कर रहे हैं बोलचाल की, हम रिवायतें कर रहे हैं उनकी, खान पान की, रहन सहन की, जो घरों के तरीके थे उनके बारे में हमें इतना डायमेंशन मिला, और उन्हीं से जुड़े हुए हमें मुहावरे, कहावतें, नुस्खे, जो भी चीजें। तो 2 कौड़ी की तेरी औकात है, ये क्या है, नमक हराम, तू नमक हराम है। अब आप किसी को बोल दो नमक हराम है तू, तो नमक हराम क्यों कहा गया, उसके पीछे एक नमक हराम की हवेली है जो लोगों को पता ही नहीं है कि उसको नमक हराम कहने के पीछे भी एक किस्सा है। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे आप दाल मंडी जाएंगे तो वहां का एक किस्सा है, खारी बावली आएंगे तो वहां का, तुर्कमान गेट, अजमेरी गेट, दिल्ली गेट, मोरी गेट, कश्मीरी गेट, लाहौरी गेट, हर गेट के पीछे एक किस्सा है, और उस गेट के पीछे एक दीवार है, और दीवारों के पीछे पूरा एक शहर बसा है, और उसी शहर में से एक मोहल्ला है गदोड़ियान, जिस गदोड़ियान से मैं हूं, जिसे गधे घोड़ों के नाम से लेबर क्लास से जोड़ा गया।
तो हम लोग लगातार इस तरह के किस्सों को पिरोने के अलग अलग कैटेगरी में हमने और ना काम किया। हम मतलब मुझे ऐसा लगता है कि किस्सा गोई ना खुद में एक प्रोसेस है। मतलब हम इसे कभी भी ये नहीं कह सकते कि आज किस्सा गोई हो गई या ये end never है। ending नहीं, है। ये नेवर एंडिंग है। हर रोज इसमें ना कुछ नया होता है। मतलब हम कभी भी ये नहीं कहते कि आज ये किस्सा फाइनल है। आज मैंने आपको सर ने और मैंने जो बंदर का, मुझे नहीं पता अगली बार हम सुनाएंगे तो इसमें कितने चेंजेस आ जाएंगे। बिल्कुल अलग होगा वो। तो ये हर बार ना एक प्रोसेस है। हम इससे गुजरते रहते हैं, नई नई चीजें मिलती रहती हैं, उन्हें जोड़ते रहते हैं। मतलब हाँ, मतलब जैसे हम कह रहे हैं ना किस्सा, अब आज हम सब बैठे हैं, ये भी एक किस्सा है। हम चाहेंगे तो इसी किस्से को किसी और दिन पेश कर देंगे। तो मतलब हर रोज हमें नया कुछ मिलता है, हम अपने किस्से में डालते रहते हैं। जैसे सर ने बताया, ये प्रोसेस के टाइम ही हमने अपने किस्सों को भी कुछ कैटेगरीज में बांटा। जब हम काम कर रहे थे तो कभी हमें बादशाहों से जुड़े किस्से मिलते थे, कभी आज़ादी से जुड़े मिलते थे, कभी सल्तनत टाइम के। तो हमने सोचा इसको भी कैटेगराइज करना चाहिए कि हमारे, तो हमने कुछ 5 कैटेगरी में अपने किस्सों को डाला। तो ये एक प्रोसेस है, मतलब ये लगातार। नेवर एंडिंग है, ये चलता अब रहता आप देखें है। ना, ये आम सी बात है, आपने बंदर का किस्सा सुना, लेकिन आप हनुमान, यहां तक के ईशा के दादा ने उस वक्त दान में दिया हुआ मंदिर, जिसे पंचमुखी मंदिर, हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है, तो वो बंदर और पंचमुखी हनुमान मंदिर, तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो बंदरों की रैलियां पता नहीं आपके इधर आती हैं या नहीं आती, लेकिन आज भी शहर के अंदर से बंदरों की टोली पूरी निकलती हुई जाती है। पुरानी दिल्ली तो बहुत मशहूर है इसके लिए। वहां तो प्रॉपर एक टाइम फिक्स है कि इस टाइम अगर बंदर देखना है तो इस एरिया में चले बस। जाओ, पूरी की पूरी फौज होती है वहां। सोचिए कुछ जगहों पे आप ये देखें ना, चिड़ियाएं खत्म हो गई हैं, गिलहरियां खत्म होती जा रही हैं। तो शहर के कुछ हिस्से में कुछ चीजें आज भी, कुएं हैं, वाटर बॉडीज के सिस्टम क्या हुआ करते थे, तो हमारे पास कुओं से जुड़े हुए किस्से हैं। तो हम लोग आज क्या कर रहे हैं, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, जैसे बीएलएड डिपार्टमेंट है, सीआई है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, सीसीआरटी है, इन सब के अंदर धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि किस्सा गोई या किस्से कहानियों का क्या रोल है और किस्सा गोई उसमें क्या रोल अदा कर सकती है। तो अभी आजकल हम बीएलएड डिपार्टमेंट के अंदर एक चैप्टर है स्टोरी टेलिंग, उसके अंदर हम ये काम कर रहे हैं कि उसके साथ अपने किस्सा गोई को कैसे कनेक्ट करें, और इसमें काफी लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है। जैसे मैंने बताया कि मैं खुद प्रोडक्ट हूं नेशनल बाल भवन का, तो बाल भवन ने हमें कैसे सपोर्ट किया। नेशनल माइम इंस्टीट्यूट, जहां से मैंने बहरूपीय फॉर्म, जिसे मैं मुख अभिनय कह रहा हूं, साइलेंट एक्टिंग, क्या आपको यही चीज बैठे बैठे, तो ये टेक्निक मैंने वहां से सीखी। पतंग हम उड़ाते थे। अब प्रॉब्लम ये है, पतंगबाजी का कंपटीशन पुरानी दिल्ली में आप 15 अगस्त ना किसी ने नहीं देखी, तो 15 अगस्त वहां आके देखिए कि आजादी के जश्न किसे कहते हैं, असली जश्न वहां देखें। और ये जो हम कहते हैं आंदोलन, हमारे पास बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो वहां, अब इन सब चीजों को, पतंग को उड़ाना, उसकी बैठे बैठे कहां से उसको समझाना है, ये मुझे मुख अभिनय से सीखने को मिला, पद्मश्री निरंजन जोश स्वामी से, कि अगर आपको तितली उड़ानी है अपनी आंखों से ही आपको, तो ये किस्सा गोई के अंदर हमने इस आर्ट फॉर्म को कैसे रिवाइव करने के लिए जोड़ा। अब जैसे डॉक्टर आशीष घोष सर ने मुझे क्या सिखाया, जितने भी ट्रेडिशनल खेल थे, जो लोग मतलब कथा कहने का तरीका था, वो मुझे वहां से मिला। इधर से मुझे, जिसे भांड कह लीजिए आप, नौटंकी कह लिए, वो रामदयाल शर्मा सर से मिला। तो कहने का मतलब है उनका नौटंकी कहने का तरीका, इधर से इसका कहने का, और दास्तान गोई ऑलरेडी एक फारसी फॉर्म, उर्दू लिटरेचर को जोड़कर ऑलरेडी दरबार में कहने का तरीके पे काम हो रहा था बहुत अच्छा। तो किस्सा गोई पे कोई काम नहीं हो रहा था। तो किस्सा गोई इन सब की मिली जुली रूपरेखा है, जो टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ईशा भार्गव जैसे लोग मिलकर सुना रहे हैं। ये कोई अकेला, मेरा अकेले का इसका कोई क्रेडिट नहीं है। असली हकदार पुरानी दिल्ली के वो सारे बच्चे हैं, मेरे वो उस्ताद हैं, वो इंस्टीट्यूट है जिसने हमें इस दिशा को अब धीरे धीरे, अभी भी देखें, मैं ईशा ने जैसे कहा, ये लगातार एक प्रोसेस है। अब हम अदिति कॉलेज के साथ काम कर रहे हैं, तो अदिति कॉलेज इसको एक नए ढंग से पिरोने पर हमारे साथ काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं है CIO हो या सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन हो, वो अपने ढंग से योगदान देने की हमें कोशिश कर रहे हैं, तो रास्ते निकल रहे हैं। आज जैसे DNN 24 के साथ आके बैठे, ये भी एक किस्सा है। तो ये किस्सों में किस्सा, किस्सों में, और आपके जरिए आज मैं प्रिंस साहब से मिला, उनसे मेरी एक मोहब्बत बन गई, इससे मेरे अरमान का किस्सा, इधर डायरेक्टर साहब और प्रोड्यूसर साहब से मिलने का मौका मिला। तो ये किस्से हैं जो हुआ क्या, लोग सुनते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन इसको डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया गया।
किस्सा गोई की सबसे बड़ी तकलीफ और परेशानी की बात यह है, मुहावरे, कहावतें, नुस्खे जो उस दौरान पे जो टांगे वाले अपने तरीके से, क्योंकि देखिए बिल्डिंग्स बनती गई, तामीरात बदलती गई। जैसे आज आप देखें ना, बाजारों के नाम, रोडों के नाम भी बदलने गए। आईटीओ नाम याद है, लेकिन रामचरण अग्रवाल याद नहीं है। वजह, वक्त और हालात जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी और तरीके बदलते जा रहे हैं, और हमें यह फिक्र है कि किस्सा गोई को हम जहां तक खींच के ला सकते थे, वो कोशिश है कि कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स या बच्चों के पास वो पहुंचे। एंड सर, मेरा यही सवाल आपसे अगला है कि किस तरह से आप यूथ तक इसको पहुंचाने का काम कर रहे हैं? देखिए, हम जैसे मैंने तो शुरुआत ये की थी, मैं तो अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। ये भी एक किस्सा है। कारवां जब बनते हैं तो ऐसे ही बनते हैं। मैंने तो सिर्फ अपने बचपन को ढूंढा था। मैंने तो वो सवाल ढूंढा था कि उसको गधेड़िया या मुझे क्यों कहा जा रहा, प्रिंस साहब मैं तुम्हारी तरह ड्रॉप आउट क्यों हुआ? मैं भी ड्रॉप आउट हूं, लेकिन आपको देख के जान दो अपना बचपन का ख्याल आया कि आज ये जिस हिसाब से काम कर रहा है, ऐसे ही हर कोई आगे निकल कर आया। जैसे मैं अरमान का जिक्र कर रहा था कि आपके पास जैसे आया, तो मैंने सोचा कि इस तरह से, तो हमारा मकसद अब ये है कि पहले हम एमसीडी स्कूलों के अंदर प्राइमरी लेवल पर अपने इस काम को फोकसली करिकुलम के साथ और बच्चों को सब्जेक्ट के साथ कैसे लाके जोड़ा जाए। जैसे दिल्ली का एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही शब्द भंडार, लैंग्वेज कैसे बढ़ाई जा सकती है, इसमें सोशल स्टडीज, साइंस, कई सारे चैप्टर्स पर हमारे पास काम तैयार है। अब हमें पता चलता है, क्योंकि मेरे उस्ताद जो थे डॉक्टर आशीष घोष, वो खुद एक प्रोफेसर हैं और वो बीएलएड डिपार्टमेंट में ऑलरेडी पढ़ाते थे, तो मैं उनको असिस्ट किया करता था। धीरे धीरे मेरे उस्ताद ने मुझे कुछ और जगह पे जोड़ा, फिर अदिति कॉलेज और अलग अलग कॉलेज बीएलएड डिपार्टमेंट। तो जो टीचर्स के लिए इंस्टीट्यूट्स हैं, अब हमारे पास जो कुछ ज्ञान है वो हम उन तक दे रहे हैं, जिससे कि वो सीसीआरटी की एक सबसे अच्छी, सीसीआरटी डिपार्टमेंट का काम ही यही है, उनको टीचर्स के लिए आर्ट फॉर्म के लिए वर्कशॉप्स कंडक्ट करनी होती हैं, और आर्ट के लिए उनको स्टोरी टेलिंग, उनका किस्सा गोई, वो इस तरह के डाइंग आर्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया। तो इस तरह से एक प्रोसेस निकल रहा है और हमें यकीन है कि धीरे धीरे ये मूवमेंट फैल रहा है और आपके जरिए और लोगों तक भी पहुंचेगा। बस ये है कि रुक रहा है फिर चलता है, फिर रुक रहा है फिर चल रहा है, तो ये सब चीजें चल रही हैं। बाकी ईशा जी की ऐसी आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मतलब किस तरह से इसको यूथ तक पहुंचाने के लिए किस्सा गोई के कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिस पर आप काम कर रहे हैं? किस्सा गोई को अगर देखें वैसे तो मेरे को ऐसा लगता है, हमने जैसे सर ने बताया कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ही ये है कि अगर हम इसको लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं या यूथ तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसका ना सबसे अच्छा माध्यम है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो हमने जो सबसे पहले चुना वो एमसीडी के बच्चों को चुना, प्राइमरी, क्योंकि हमें ना ऐसा लगता है कि बच्चे जो है ना गीली मिट्टी हैं एक तरीके से, उन्हें जैसे मतलब मोल्ड किया जाएगा और फिर बच्चों से ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बच्चे बहुत कुछ निकाल पाते हैं। तो हमने पहला अपना जो वो चुना वो एमसीडी के बच्चों को चुना, जिनको हम अपनी ये ट्रेडिशन के बारे में बताते हैं, वो खुद जाकर दादी नानी से वो सब चीज़ें पूछ कर आते हैं। तो एक तो यही है कि बच्चों के साथ हमने चुना कि बच्चों के थ्रू हम उसको आगे पहुंचा सकते हैं। और ना ऐसा देखा जा सकता है कि बड़े लोगों को, जैसे यूथ को भी अगर हम जोड़ेंगे ना तो एक टाइम पे वो भूल जाएंगे, लेकिन बच्चे याद रखते हैं उस चीज़ को। एक किस्सा ऐसे ही ना, हमने सर जिस स्कूल से पास आउट है एमसीडी का, हमने वहाँ पर मैंने एक बिल्ली का किस्सा हमने किया था। आप यकीन मानिएगा, आज भी मैं उस स्कूल के आगे से निकलती हूँ और कोई बच्चा दिख जाता है ना तो कहते हैं वो रही बिल्ली। तो मतलब ना कि उनकी मेमोरी और ये सब चीज़ें, मतलब इसका एक बहुत अच्छा रोल भी है बच्चों के साथ कि वो बहुत, उनको एक तो मोटिवेशन बहुत मिलता है, फिर उनकी शार्पनेस नज़र आती है, उनकी याद करने की वो सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। बच्चे बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो एक हमने ये ज़रिया चुना। दूसरा, जैसे सर ने बोला कि हम कॉलेजेस के थ्रू जैसे जा रहे हैं, तो मेन उर्दू अकेडमी, उर्दू अकेडमी, हाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हो गए। उर्दू अकेडमी के जरिए हमें बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिला। बहुत बड़ा, मतलब वहाँ पर कभी ये किस्सा कोई एक ऐसी मतलब हमें अगर 6 दिन प्रोग्राम था तो हमें 6 के 6 दिन चांस मिलता था। दिल्ली गवर्नमेंट ने हमारे लिए बहुत बड़ा, हमने हर दिन अपनी सबसे बड़ा अचीवमेंट परफॉर्म किया है किस्सा गोई को, और लोगों के साथ कनेक्शन जो बनता था, मतलब आप
अगर आप उसको देखेंगे ना लाइव सेशन को भी, तो उसमें लोगों का हमारे साथ जुड़ना और उन सब चीज़ों पर बात करना, तो वो एक हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। इसके बाद हम कॉलेजेस हो गए, CIE हो गया, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़कर जो हमें, तो मुझे लगता है यूथ्स और बच्चों के साथ जुड़कर मेन है हमारा कि हम उसको कैसे आगे लेके जा सकते हैं। वैसे ये सब भी एक जरिया ही है कि वॉइस ऑफ अमेरिका और बहुत सारे लोगों ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, बट मुझे लगता है जब तक हम खुद से जुड़ते नहीं है ना, लाइव कनेक्शन जो होता है ऑडियंस के साथ, बच्चों के साथ, तो वो ज़्यादा किस्सा इंटरेस्टिंग गोई रहता को है। ना मैं थोड़ा सा इसके साथ ही ऐड करके बोलना चाहूंगा। किस्सा गोई को दिल्ली गवर्नमेंट ने जितना हमें सपोर्ट किया, ऐसा नहीं है, MCD डिपार्टमेंट ने हमें स्कूलों के अंदर परमिशन देती थी और हम स्कूलों के अंदर जाकर सिर्फ हमने अपना एक प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट सिर्फ सेंट्रल दिल्ली, जिसे हम पुरानी दिल्ली कहते हैं ना, सिटी जोन, SP जोन के लिए हमने चुना और वो मॉडल हमारा इस हद तक कामयाब हुआ जिससे हमें BLA डिपार्टमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट ने हमारे काम को सबसे ज़्यादा पहचाना। दिल्ली गवर्नमेंट ने हमें एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ये दिया कि उनका एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता था, 2 फेस्टिवल, एक हेरिटेज फेस्टिवल और एक यूथ फेस्टिवल। तो इन दोनों में उन्होंने हमें पार्टिसिपेट करने का, किस्सा गोई को इस प्लेटफॉर्म पर लाने का मौका दिया। दूसरी तरफ संगीत नाटक अकेडमी जो आर्ट पर काम करती है, उसने किस्सा गोई को एज ए इंडिजीनियस आर्ट के अंदर एज ए कंसिडर कर लिया। फिर CCRT ने स्कॉलरशिप के लिए इसमें, तो कहने का मतलब है धीरे धीरे इसके प्लेटफॉर्म के रास्ते बढ़ते गए। आज अगर कोई इस पे स्कॉलरशिप भी चाहता है तो संगीत नाटक अकादमी और CCRT इस तरह के रास्ते खोज रही है, जो आज हमने शुरुआत में ईशान और हमने जो मेहनत सबसे बड़ा अचीवमेंट ना इसमें हम लोगों के लिए ये भी रहा कि MCD के ही बच्चे को स्कॉलरशिप दी भी गई किस्सा गोई पर। तो ये एक अच्छा अचीवमेंट था कि हम जिस आर्ट फॉर्म को रिवाइव करने पर इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके ऊपर अगर एक बच्चे को मिलता है तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और उसी किस्सा गोई के थ्रू आज बहुत सारे, मतलब बहुत लोग जानने लग गए हैं। पहले किस्सा गोई नहीं जानते थे, मैं खुद नहीं जानती थी किस्सा गोई होता क्या है। आज लोगों को पता है किस्सा गोई के बारे में। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त जो है ज़ाया कोई नहीं बात नहीं। करूँगी। आप दोनों से मेरा सवाल है कि इस पूरी आपकी जर्नी में, किस्सा गोई की जो जर्नी है उसमें कोई स्पेशल मोमेंट रहा हो जो आपके बहुत करीब हो, आपके दिल के करीब हो? कोई एक होता है ना स्पेशल चीज़ जो हमेशा से आपके घर कर जाती है। देखिए, मेरे लिए तो बहुत सारी यादें हैं ऐसी, क्योंकि मेरे लिए मेरा सवाल किस्सा गोई में अपना किस्सा ढूंढना था कि इरशाद का किस्सा क्या है। इरशाद का किस्सा ये था कि वो ड्रॉप आउट था। इरशाद का किस्सा ये था कि वो पढ़ाई में निकम्मा था, नालायक था, और उसको थिएटर एक अच्छे उस्ताद मिल गए और ये प्लेटफॉर्म मिलता गया और वो आगे बढ़ता गया। तो मेरी ज़िंदगी का आज जब प्रिंस ऐसे मेरे सामने बैठा है ना, हर जगह अलग यादें मिलती हैं और ऐसे किसी को मैं देखता हूँ ना, उसमें मैं अपना बचपन ढूंढता हूँ तो लगता है खुशी मिलती है। ज़्यादा कुछ नहीं, आप अपने जैसे अगर 5 लोग भी बना सको। मेरे लिए ये यादगार है, ईशा को आपने मुझे कॉल किया लेकिन मैंने कहा ईशा को बुलाना है। वजह क्यों? मेरा बचपन मुझे तलाशना था, मेरी कोशिश ये थी अपने जैसे ढूंढना। अगर ईशा अपने जैसे कुछ और लोगों को तैयार कर ले, मेरी मुकम्मल है मेरी खुशियां। तो ठीक है, वक्त के साथ गवर्नमेंट वगैरह ये सब प्लेटफॉर्म, पैसे भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, इज्जत भी जब आप जैसे लोग हमारे, और मुझे उम्मीद है ये किस्सा देर सवेर और लोगों तक भी पहुंचेगा और शायद आपके ज़रिए एक नया किस्सा जुड़ जाएगा। तो ईशा, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो किसी मकाम पे पहुंच जाएं, बस यही अपनी ख्वाहिश है और यही अपनी तमन्ना है जो मैं ज़िंदगी में महसूस करता हूं कि ठीक है, एक बुढ़ापा आता है ना, आप इंसान क्या चाहता है एक एज के बाद, बाल सफ़ेद हो रहा है, मैं भी चाहता हूं। एक मैंने जहां तक लेकर जाना था इस किस्से को ले गया, लेकिन इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए और किस्सा गो हों जो इस मुहिम को आगे बढ़ा सकें। तो मेरा जहां तक रोल था मैंने हक अदा कर दिया। अब जिम्मेदारी ईशा भार्गव जैसे और ईशा जैसे और लोगों की बनती है कि वो इस काम को आगे बढ़ाए। मेरा जो है, अगर मैं अपना पर्सनल ज़ाती तौर पे कहूँ तो इससे जो मुझ में चेंजेस आए, मतलब आज मैं आपके सामने बैठकर बात कर रही हूँ, मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रही हूँ। मैं एक टाइम पे ऐसी लड़की थी जो कैमरा फोकस नहीं थी, जिसे बहुत शर्म आती थी, बोलना नहीं जानती थी। तो एक मेरी खुद की पर्सनालिटी में जो चेंज आया वो,
और दूसरा ना मतलब सबसे टचिंग ये लगता है कि जब आपके साथ हम काम करते हैं, जैसे सर मेरे साथ जुड़े, मेरे जैसे बहुत सारे लोग जुड़े, और उसके बाद ना आज जब मैं बच्चों के बीच में जाती हूँ ना और वो आके ये कहते हैं मैम आपने हमें ये बताया तो हमने ये किया, तो वो बहुत टचिंग है कि मतलब हमने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया उन बच्चों की लाइफ में। अगर उन्हें थोड़ा सा भी आता है उनकी एजुकेशन में या कहीं भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, तो जब वो बोलते हैं ना आकर कि मैम आपने ऐसे बताया था ना, मैंने ऐसे किया और ये हो गया, तो वो एक बहुत मतलब सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ कुछ अच्छा किया। फाइनेंशियली शायद उतना नहीं हो पाता, लेकिन एक वो कहते हैं ना कि आपको आप जो कर रहे हो उससे सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, तो वो बच्चों के साथ वो सेटिस्फेक्शन मिलता है। मेरे लिए बस एक यही बहुत बड़ा चीज। एंड जो टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके हम्म। बारे में आप बताइए, मतलब किस तरह से वो इस को और अच्छे से रिवाइव करने का काम कर रहा है, और किस तरह से आपके साथ जो और जो मैं जैसे सुदेश सर से बात भी चल रही थी कि कई अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं वो वही भी है, वही समान, हम सब वही सब लोग तो हैं जो वो मिलकर। क्या है, मतलब किस तरह से आप इस चीज को कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के जरिए? ऑर्गेनाइजेशन का हमारे टैलेंट का ना, टैलेंट स्टैंड करता है टीम एसोसिएशन लर्निंग एजुकेशन नेचुरल थिएटर। तो हम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ही ये है कि हम कैसे, जैसे अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं तो उनकी टैलेंट का जो मकसद था वो इस ऐसे ही बच्चों के लिए ये टैलेंट बना था जिन्हें मौका नहीं मिलता, जिन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। तो हम जिनके पास पैसा है या जो अच्छे घरों में है उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, वो लोग ले सकते हैं। लेकिन हमारे आसपास ना बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर टैलेंट तो है लेकिन उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, उस पर नज़र नहीं डाली जाती। तो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि ऐसे बच्चों को चुनना और उन्हें मौका देना। तो हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल के ज़रिए निकल कर आए, हमारे आसपास की लोकेलिटी में निकल कर आए, जिनके पास शायद पैसा नहीं है देने के लिए लेकिन उनके पास टैलेंट बहुत सारा है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ही ये है कि ऐसे बच्चों को मौका देना जिनके अंदर टैलेंट है और उनकी जो टैलेंट है उसको निखारना, उसको उभारना, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। और उसी के थ्रू, और वो एक ना किस्सा गोई एज अ टूल हम यूज़ कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि हम किस्सा गोई के थ्रू बच्चों की जो भी टैलेंट है उसको बाहर लाने पर काम कर रहे हैं। जाते जाते एक कोई किस्सा कोई आप लोगों से वह देखिए, किस्सा तो जैसे हम आपको बता ही चुके हैं। बात है, इस बात को बहुत गहराई से समझने वाली बात है। किस्सा गोई को बहुत सिंपल तरीके से देखा जाए तो रोज़मर्रा में जो हम लोग करते हैं वो है मुहावरे, जो वक्त के साथ सब अब मुहावरा बोलना ही भूल गए। कहावतें और नुस्खे जो हम आम जुबान में करते हैं, जैसे बहुत सारे खेल हैं, उनमें से एक छोटा सा खेल है। तो हम किस्से पे एक खेल खेल रहे हैं, जुबान तोड़ खेल कहते हैं इसको, जुबान पलट खेल भी कहते हैं, और इसको कहने के कई तरीके हो सकते हैं। तो ईशा भी उस पर अभी टंग ट्विस्टर जिसे हम कहते हैं उस पर आपको एक खेल सुनाएगी और खिलवाएगी। किस्से में किस्सा, किस्से में किस्सा, मेरा किस्सा तुम्हारा किस्सा, मेरा तुम्हारा हमारा किस्सा। किस्से को किसने किससे कहा, किस्से का किस्सा बस छोटा वाला किसने रख, सुना, इतना लंबा मत करा। और किस्से को किसने बुना। नहीं इतना मत करा, चलिए छोटा थोड़ा कर सा बोलते हैं। किस्से में किस्सा, किस्से में किस्सा, किस्से को किसने किससे कहा, किस्से में किस्सा, किस्से में किस्सा, किस्से को किसने किससे कहा। बस इतना है। किस्से में किस्सा, किस्से में किस्सा, किस्से को किसने किससे कहा। किस्से में किस्सा, किस्से में किस्सा, किस्से को किससे किसने कहा। किस्से में किस्सा, किस्से में किस्सा, किस्से को किसने किससे कहा। बहुत खूबसूरत। किस्से में किस्सा, किस्से में किस्सा, किस्से को किसने किससे किससे कहा। कहा। किस्से में किस्सा, किस्से में किस्सा, किस्से को किसने किससे किससे कहा। कहा। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, मानना पड़ेगा भाई, यही है बस आपकी स्टोरी का किस्सा। जी बहुत खूब, बहुत खूब। ईशा, कोई और किस्सा जो आप हमें सुनाना चाहें, या इशाद आप या आप दोनों? फिर लंबा हो जाएगा वो, थोड़ा सा एक छोटी सी झलक, बस छोटी सी झलक, छोटा सा नहीं होगा वो। जाते जाते कुछ लाइंस, मतलब कुछ भी हल्की सी एक जो उसकी
अक्कड़ बक्कड़ का क्लास वाला कुछ सुना देते हैं। कौन सा वाला? ये आसपास पूरे पास। हाँ, ओके, 1 2 3 स्टार्ट। आस पास पूरे पास नदी किनारे काला सांप, लाओ लाठी मारो सांप मर गया। शीशे की बोतल चकनाचूर टूट गई। शीशे की बोतल चकनाचूर, राजा का बेटा कमल का फूल, कमल का फूल। और ये कमल का फूल जानती हो कौन सा है इस वक्त? जो G20 में आ रहा है हमारा लोटस, जिसके लिए लोगों के लिए हो रही है चर्चा। तो ज्यादातर लोग ये वाला बचपन का वो खेल भूल गए। आस पास पूरे पास नदी किनारे काला सांप, लाओ लाठी मारो सांप मर गया। शीशे की बोतल चकनाचूर, राजा का बेटा कमल का फूल, कमल का फूल भाई कमल का फूल। बहुत बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। तो ये थे हमारे साथ इरशाद जी और ईशा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो किस्सा गोई आर्ट फॉर्म है वो उसको रिवाइव करने का काम कर रहे हैं। अब इरशाद जी का बस यही सपना है कि जनरेशन टू जनरेशन वो आगे जाती रहे, और अब इसकी जो भागदौड़ है वो उन्होंने सौंपी है ईशा भार्गव को। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया DNN 24 पे आने के लिए, और इतना अच्छी बातचीत और इतने सारे जो किस्से हैं वो हमारे साथ शेयर करने के लिए। शुक्रिया जरा नवाजी। और हम लोग भी DNN 24 का शुक्रगुजार हैं, यहाँ की पूरी टीम का, मैनेजमेंट का, इस प्यार मोहब्बत के साथ जो इज्जत दी है। और मैं उम्मीद करता हूँ इसके ज़रिए और लोगों तक किस्सा गोई के बारे में जानकारी पहुँचेगी। ईशा जी जी। DNN 24 पे आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और एक शुक्रिया। छोटा सा गिफ्ट DNN 24 की पूरी टीम की ओर से आप दोनों के लिए। लो जी भार्गव जी, थैंक यू। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।